नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। इससे पहले मैंने सल्तनत काल के बारे में पूरा पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। तो केंद्रीय प्रशासन सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो ये सुल्तान होते थे। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। तो बलबन और अलाउद्दीन के समय दोस्तों अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे, यानी उनमें कोई शक्ति उनको नहीं दी गई थी। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। तो अमीरों का महत्व दोस्तों चरमोत्कर्ष पर था। किसके काल में? तो ये लोधी वंश के शासन काल में। तो जो अमीर होते थे, अमीर एक पद होता था दोस्तों, तो उनका महत्व चरमोत्कर्ष पर कब था? तो ये लोधी वंश के शासन काल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस या ए खलवत कहा गया। तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी दोस्तों। तो मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों बार ए खास। तो इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। तो बार खास में दोस्तों इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पद बार ए आजम। ये सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो बार आजम दोस्तों सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो बार आजम में। नेक्स्ट दिया दोस्तों मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। तो मंत्री और उससे संबंधित विभाग में सबसे प्रथम है दोस्तों वजीर प्रधानमंत्री होते थे। तो राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे। तो जो वजीर होते थे दोस्तों वो राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। नेक्स्ट पद है दोस्तों मुशरिफ ए मुमालिक, जिसे महालेखाकार भी कहते हैं। तो महालेखाकार को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये मुशरिफ ए मुमालिक। तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तो महालेखाकार दोस्तों वर्तमान में भी क्या रखते थे? लेखा जोखा रखते हैं। उसी प्रकार सल्तनत काल में भी मुशरिफ ए मुमालिक पद था महालेखाकार का, जो कि प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखते थे। उसके बाद है दोस्तों मजूमदार ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। तो मजूमदार दोस्तों उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। उसके बाद है दोस्तों खजीन। तो ये कोषा अध्यक्ष को खजीन कहा जाता था दोस्तों। तो खजीन किसे कहा जाता था दोस्तों? तो ये कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों आरिज ए मुमालिक। तो ये दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो आरिज ए मुमालिक दोस्तों दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो इसके प्रमुख अधिकारी को ही आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों सद्र उस सुदूर। तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होते थे। तो सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद दिया दोस्तों काजी उल कजात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। तो काजी उल कजात दोस्तों सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद है दोस्तों बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होते थे। तो बरीद ए मुमालिक जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये कौन थे, तो इसलिए ये सब ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट पद है वकील ए दर। तो ये सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। कौन दोस्तों? तो वकील ए दर दोस्तों। नेक्स्ट है दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात क्या है दोस्तों? तो ये दान विभाग है। तो ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दीवाने विभाग क्या है, तो याद रखिएगा ये दान विभाग है दोस्तों। नेक्स्ट है दीवाने बंदगान। तो
विभाग है ये। तो दीवाने बंदगान दोस्तों क्या है, तो ये दान विभाग है। नेक्स्ट है दीवान ए इस्तेहाक। तो दीवान ए इस्तेहाक एक पेंशन विभाग है। दीवान ए इस्तेहाक क्या है दोस्तों, तो ये एक पेंशन विभाग है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। तो प्रांतों को अनेक प्रांत, दिल्ली सल्तनत दोस्तों अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे क्या कहा जाता था, तो इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। तो यहाँ का जो शासन यानी इक्ता या सूबा का जो शासन था दोस्तों, वो किसके द्वारा संचालित होता था, तो ये नायब, वल्ली या मुक्ति के द्वारा संचालित होता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया। तो इक्ताओं को दोस्तों सिकों में, तो सिकों किसको कहा जाता है, तो जिले को उस समय सिका कहा जाता था दोस्तों। तो इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि सिकों को परगनों में विभाजित किया गया। तो इक्ता दोस्तों, इक्ता किस में बट गया दोस्तों, तो इक्ता बट गया सिक में या सिको बोल सकते हैं। और सिको किस में विभाजित हो गया दोस्तों, तो ये परगना में, सिक बट गया परगना में। तो इक्ता सॉरी दोस्तों, यहाँ इक्ता बट गया सिक्का में और सिको बट गया परगना में दोस्तों। सिक किसको कहते हैं, तो जिले को सिक कहा जाता था। तो यहाँ दिया है दोस्तों कि सिकों को परगनों में विभाजित किया गया है। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। तो आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। तो एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी दोस्तों, तो ये ग्राम होता था। नेक्स्ट दिया है कि सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। तो सुल्तान की स्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था दोस्तों, तो उसे खास खेल नाम दिया गया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो जो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली थी दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि दशमलव प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये मंगोल सेना से संबंधित है दोस्तों। और इनका आधार मतलब इसको आधार किसने बनाया, तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था ने दशमलव प्रणाली को अपना आधार बनाया। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं इधर राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी, तो सबसे पहला दोस्तों उस्र तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो उस्र कहा जाता था। यानी मुसलमानों की जो भूमि होती थी, तो उस भूमि पर उनसे टैक्स लिया जाता था, उसी टैक्स को दोस्तों उस्र कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खराज तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे। यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे दोस्तों, तो उनसे जो टैक्स लिया जाता था यानी भूमि कर जो लिया जाता था, तो उसको क्या कहते थे, तो उसको खराज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जकात ये मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगता था उसे जकात कहते थे, और ये संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था दोस्तों जकात। नेक्स्ट दिया है जजिया तो ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो जो गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था उसे जजिया कहते थे, और जो मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था उसे जकात कहते थे दोस्तों। और जो गैर मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था उसे खराज कहते थे, और जो मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था उसे उस्र कहते थे। नोट दिया है दोस्तों कि नोट दिया खम्स तो ये लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया दोस्त। लूटे
लुटे हुए होगा दोस्तों, गढ़े हुए लिखा है। तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों से कोई भी हिस्सा नहीं लिया दोस्तों, और फिरोज तुगलक को छोड़ के सभी राजाओं ने 4/5 हिस्सा स्वयं रखा और बाकी का 1/5 हिस्सा अन्य लोगों को दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक अथवा अराद कहा जाता था। तो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे मंगलिक तथा या अराद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों, इसको समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन दोबारा फिर इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो ये फिरोज तुगलक ने की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। तो सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े दोस्तों तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे दोस्तों। तो हाथी बंगाल से और घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। तो सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्या क्या दोस्तों? तो कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन कौन दोस्तों? तो कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, हाँ ये तो पढ़ लिए। नेक्स्ट है, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था। तो सुल्तान दोस्तों सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये इसे मुक्तई कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भूमि की नाप जोख रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। तो भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था दोस्तों? तो ये मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। तो मसाहत की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो इसे अलाउद्दीन ने की है। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। तो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे खालसा भूमि कहते थे। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ क्या दिया दोस्तों कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली, यानी जो केंद्र के नियंत्रण में रहता था उसे खालसा भूमि कहा जाता था। और अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में यानी केंद्र के नियंत्रण में कर लिया, इसलिए उसको खालसा भूमि कहा गया। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि खालसा भूमि की संख्या बढ़ गई दोस्तों। नेक्स्ट दिया देवल। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल दोस्तों सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट इधर दिया दोस्तों कि 10 अश्वारोही को क्या कहा जाता था? तो उन्हें एक सरे खेल कहा जाता था। तो 10 अश्वारोही मिलकर एक सरे खेल होते थे। फिर 10 सरे खेल मिलकर एक सिपह सलार होते थे। तो 10 सरे खेल मिलकर एक सिपह सलार होते थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों 10 सिपह सलार मिलकर एक अमीर होते थे। तो 10 सिपह सलार मिलकर एक अमीर होते थे। उसके बाद नेक्स्ट दिया दोस्तों 10 अमीर मिलकर एक मालिक बनते थे। तो 10 अमीर मिलकर एक मालिक बनते थे। उसके बाद दिया दोस्तों 10 मलिक मिलकर एक खान बनाते थे। तो 10 मलिक मिलकर एक खान बनाते थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों स्थान और उसके प्रसिद्धि के कारण। तो सबसे पहले है दोस्तों सरसूती।
सरस्वती ये अच्छी किस्म के चावल के लिए, तो सरस्वती किस लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? तो ये अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है अहिनवारा। अहिनवारा तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता था दोस्तों? तो ये अहिनवारा को व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था। उसके बाद दिया है दोस्तों सतगांव। सतगांव तो ये रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव प्रसिद्ध है, तो सतगांव दोस्तों रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आगरा ना। आगरा तो ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों बनारस। बनारस तो ये सोने चांदी एवं जरी काम के लिए प्रसिद्ध है, तो बनारस किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये सोने चांदी एवं जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।